नमस्कार दोस्तों। आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आप सभी जानते हैं इसमें नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2022 की मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, इसका मतलब समझ जाइए। नॉन टीचिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, जो टीचर नहीं है, टीचरों की भर्ती नहीं है, उनके अलावा स्टाफ की भर्ती, जैसे 10वीं हो गई, लाइब्रेरियन की भर्ती है, लाइब्रेरियन असिस्टेंट की भर्ती है, जहां पर आपको सिर्फ 10वीं चाहिए होगा, कहीं पे आपको 10वीं के साथ टाइपिंग चाहिए। तो ऐसी कई सारी वैकेंसी जिसमें सिर्फ 10th मांगा गया है। ऐसी कई सारी इसमें वैकेंसी है जिसमें सिर्फ 10th के साथ आपका क्या कहना चाहिए, टाइपिंग मांगा गया है। और टाइपिंग आप इंग्लिश में कर सकते हो या तो हिंदी में कर सकते हो। अगर इंग्लिश में आप टाइपिंग करना चाहेंगे तो आपको मालूम है 35 वर्ड्स पर मिनट लगता है ना। और अगर आप हिंदी में टाइपिंग चुनते हैं तो फिर आपको 30 वर्ड्स पर मिनट वहां पर टाइप करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, अब कैसा सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी बताऊंगा। मेरिट लिस्ट किसके बिहाफ पे तैयार होगी, कितने कितने पेपर होने हैं, एज लिमिट क्या है, फीस क्या है ना, सभी तबके के लिए। तो और कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, वो सारी जानकारी मैं भी आपको देने वाला हूं। तो आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर, है ना, नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट। अच्छा, ये पेज जो है ये कहाँ से आएगा, इससे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज और बता दूं मैं आपको। सबसे पहले तो याद रखिए, ये है वो साइट दोस्तों, है ना। ये साइट दिख रही है, ए इसका जो पहला लेटर है ना, ARSD, है ना, ARSD। आप सर्च मारोगे तो आपको ये खुल जाएगा, नहीं तो आप आत्माराम सनातन ही मार देना तो खुल जाएगा। नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है एक इन्फॉर्मेशन, ये लिखा हुआ है लास्ट डेट एक्सटेंशन नोटिस रिगार्डिंग नॉन टीचिंग। दोस्तों क्या हुआ था, इस वैकेंसी के बारे में मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये 11 अप्रैल यानी आज जब हम बात कर रहे हैं तो 11 अप्रैल इसकी लास्ट डेट थी। लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने इसकी डेट बढ़ा दी है और अब इसकी डेट हो गई है 15। और ये कहाँ है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। ये जो नोटिस आप देख रहे हो ना, ये नोटिस निकला है। ठीक है, इस नोटिस को मैंने डाउनलोड कर लिया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सीधे उस नोटिस की तरफ ही ले जा रहा हूँ। ये देखिए, ये रहा वो नोटिस। ठीक है, कब आया है, ये आज ही की बात है ना, 11 अप्रैल की ही बात है। इन्होंने नोटिस निकाला और कहा कि जो एडवर्टीजमेंट ये जो थी 22 मार्च 2022 को हम जो लेकर के आए थे, है ना, और रोजगार पत्रिका 2 से 8 अप्रैल वाली, उसमें इसके बारे में जानकारी दी गई थी। तो इसमें हमने क्या किया है, इसके एक्सटेंड कर दिया है इसके लास्ट डेट को, है ना। लास्ट डेट को अब हमने एक्सटेंड कर दिया है और अब वो हो गई है 15 अप्रैल। तो दोस्तों अभी भी आपके पास टाइम है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्या है कि मेरा जो पिछला वाला वीडियो है BECIL वाला, है ना, ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड वाला, वो उसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने इसीलिए उसे देखा हो क्योंकि वो जो है वो असिस्टेंट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, और DEO डेटा डेटा एंट्री ऑपरेटर और टाइपिंग से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी भी। तो मुझे लगता है कि आपके ये काम का है दोस्तों, है ना। अगर आपने ये वीडियो दिया है तो चिंता मत करिए, इसी वाले वीडियो में इसकी भी लिंक दे दूंगा, और BECIL, और जो ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं उनको मैं BECIL की भी दे दूंगा। और भी आप देख सकते हो, डिस्कशन विद मनोज में जब आप जाओगे ना तो मैंने डेली एक वैकेंसी अपडेट दिया है जो 10th 12th लेवल पर बहुत सारी होती है ना। तो आपको बेरोजगार घूमने की जरूरत नहीं है, बस आपको जानकारी नहीं है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो आप चिंता मत करिए, आपका ये भाई आपके सामने यहाँ पर है, तो ये आपको सारी जानकारी देगा। आप बिल्कुल, और जेन्युइन जानकारी दोस्तों, जब मुझे लगता है कोई चीज़ बहुत जेन्युइन है तभी मैं उसे पब्लिश करता हूँ। इसलिए कई सारे कमेंट्स तो ऐसे भी आते हैं, सर ये फेक है, फेक है। देखिए भाई, अगर आपको लगता है कि ये फेक है तो पहले आप मुझे उसका जो है प्रूफ वहाँ पर कुछ डालो तो मैं उस चीज़ को मानूं। लेकिन क्या है कि ऐसे किसी को बरगलाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनी है, आखिर यहाँ लोग जॉब तो कर ही रहे हैं ना, है ना। और मैंने कई बार एक चीज़ बताई भी है कि क्या होता है कि एक ही पोस्ट पर कई सारे बंदे आ जाते हैं। तो भाई अब एक ही पोस्ट पे मान लो इन्होंने रिटर्न दिया, सब दिया, डॉक्यूमेंट वगैरह सब हो गया, अब एक पोस्ट पे मैं सबको तो नहीं रख सकता, ये तो आपको ही पता है, किसी को नहीं रखा जा सकता। तो इनको शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है। तो किसी को एज किसी की ज़्यादा हुई तो उसको रख लिया, और जिसकी कम हुई उसके बिहाफ में उसको हटा दिया। किसी के फिर अगर मान लो किसी की एज भी बराबर हो जाती है तो 10th के नंबर देखते हैं, फिर 12th के नंबर, इसीलिए तो सारे सर्टिफिकेट अपलोड करवाते हैं। समझ गए आप सभी के सभी। तो इसमें परेशान ना हुआ करें कि क्यों नहीं हुआ है। देखिए, वो भी हमारी तरह बेरोजगार था, बस आज उसका नंबर लग गया, कल हमारा नंबर लग जाएगा। तो जब हमारा नंबर लगेगा तो हम, बनी बात है, किसी ना किसी का बेचारे का पत्ता काटेंगे ही, है ना। तो अब ऐसा तो वो भी हमें फिर गालियां दे रहा होगा, वो भी गालियां दे रहा होगा ऐसी कि मेरा हुआ नहीं, सब कुछ कर लिया तुम नहीं। देखिए, ऐसे परेशान मत होइए। ठीक है, इट्स अ पार्ट, है ना। ये एक गेम है और गेम का ये पार्ट ही है कि एक का होगा एक का नहीं होगा। आपको लगेगा मैंने सब कुछ कर लिया, उधर से रिस्पांस नहीं आया, उधर बहुत सारी चीज़ें होती है। तो रिस्पांस नहीं आया ना दोस्तों, तो इसके लिए परेशान मत हुआ करो। ये इन्होंने नोटिफिकेशन में लिख के रखा है कि रिजेक्ट भी हो जाएगा एप्लीकेशन, तो हम आपको बताएंगे नहीं। इसलिए गाली देने कोसने का समय मत बर्बाद करिए। दूसरी वैकेंसी देखिए, मैं तो डेली डाल देता हूँ यार, मैं तो डेली एक वैकेंसी दे रहा हूँ आपको। मैं तो 10th लेवल की बात करता हूँ, 12th लेवल में बात करता हूँ भाई कि आपको कम से कम जॉब तो मिल जाए। और अभी भी देखिए मैं वही एप्लीकेशन लेकर के आया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, परेशान मत हुआ करें ना, जिसमें लगा ठीक, नहीं लगा नहीं लगा, बात खत्म हो गई है। लेके रोके बैठने से क्या मतलब। और ये देखो, एक तो ये फीस के लिए रोया मत करो कि सर 500 रुपये बर्बाद हो। कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं जैसे 500 नहीं 5000 करोड़ पूरी प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई है। ठीक है, आप एक बात सुन लीजिए, ये जो लोग
पैसे भरने के बारे में सोचते हैं ना, आप जब कपड़े लेते हो तब तो आप बिल्कुल नहीं सोचते, जूते आपको हजार हजार सौ के पहनने, तब आपके पास क्यों नहीं पैसे का दिक्कत आती है। लेकिन जब कैरियर पर खर्च करने लगता है ना आदमी, तो उसको पैसे दिखने लगते हैं, फिर लगता है अरे यार 570 का फॉर्म है, 870 का फॉर्म है, वो शिट पूरा वेस्ट हो गया। और भाई जूता खरीद के क्या तुमने उसको सोने का बना दिया है? एक बार तुमने खरीद लिया ना, उसका दाम गिरते चले जाएगा, मतलब वो चीज यूजलेस हो गई। गाड़ी खरीदोगे यूजलेस होती है कि उसका दाम गिरता जाएगा, समझ गए आप। तो आप टीवी खरीद लोगे, दाम गिरता जाएगा, लैपटॉप कुछ भी खरीदो आप, हर चीज का दाम गिरता जाता है। लेकिन कैरियर पे खर्च कर दोगे तो बड़ी बुराई हो जाती है। और अगर वो पैसे नहीं हो पाए आपसे, मतलब जॉब लग जाए, 570 में दूं, जॉब लग जाए, लग गई तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं लगी तो मैं गाली दूंगा। ये कौन सी बात हुई यार, है ना। थोड़ा सा देखो, मैं अगर आपको जागरूक कर रहा हूँ ना, तो हर तरफ से जागरूक कर रहा हूँ आपको। प्लीज ये सोचा करें कि हमारी जगह दूसरा कोई हमारे जैसे ही भाई लग गया बेचारा, कई समय से भटक रहा होगा, आज उसका नंबर लग गया, कल आपका लग जाएगा, तो आपको कोई गाली देगा तो अच्छा लगेगा? आप ऐसे ही बोलोगे तो जो, है ना। तो प्लीज दोस्तों थोड़ा सा जागरूक बनिए, अपने ही है सब, क्या किसी से बैर करना है यार, है ना। तो थोड़ा सा उस बात को ध्यान में रखते हुए, तो एक जानकारी मैंने दी आपको कि इसका लास्ट डेट बढ़ गया है। मैं अभी सब बताऊंगा, 10वीं के लिए क्या है, 12वीं के लिए क्या है, सब ग्रेजुएशन के लिए भी है, बी बीटेक वालों के लिए भी है। तो बस मुझे ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। चलिए अब अपन बात, पहले मैं आपको वो साइट दिखाता हूँ जहाँ से सारा कुछ मिलता है, कि कई लोग साइट पूछते हैं मुझसे। तो देखिए ये रही आत्माराम, ठीक है। अब इसमें आप जैसे नीचे जाओगे ना साइट, इस साइट की लिंक भी दूंगा, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा, ये जॉब अपॉर्चुनिटी वाला। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपको इस विंडो में ले आएगा, है ना। मैं पूरा प्रोसेस बता दूं। अब यहाँ पर देखिए नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, है ना, नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट, ठीक है। इसके पास यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर क्लिक हियर करना है, और जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे साहब, है ना, तो अब आप देखो यहाँ पर ये विंडो आएगा जो मैंने सबसे पहले ओपन करके रखा था, ठीक है। अब ये फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक, अब देखो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे इस वाले लिंक पे, ये क्लिक हियर दिख रहा है, ये एक्टिवेटेड है ना। यहाँ पर कई लोग पूछते सर लिंक तो दी नहीं है सर, क्योंकि एक तो दी एडवर्टाइजमेंट वाली, एक दी एसेंशियल क्वालिफिकेशन वाली, एक दी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की क्या क्या होगा, और एक दी कि कैंडिडेट को क्या क्या फॉलो करना है सर, लेकिन रजिस्ट्रेशन लिंक था। तो ये जहाँ पे लिखा है ना रजिस्ट्रेशन, इसी के बगल में देखो ये हिल रहा है, ये क्लिक, ये इस तरह से, मतलब आपको इसी पे क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा, फिर उसको आपको अप्लाई करना है, समझ गए। मैं आपको क्या करने वाला हूँ, मैं भी आपको एक एक डिटेल बताऊंगा। एडवर्टाइजमेंट के बारे में पहले पूरा पढ़ेंगे अपन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी पूरा बताने वाला हूँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वो भी पूरी बताऊंगा, और जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या आपको फॉलो करना है वो सब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप बस देखो पोस्ट कितनी, क्या कैसा सिलेबस, कितना पढ़ना, सब एक एक चीज मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बस आपको शुरू से ध्यान से सुनना है। देखिए एक बार वीडियो बहुत ध्यान सुना करें, अगर कुछ दिक्कत आए तब कमेंट करके मुझसे पूछा करें। मैंने जो वीडियो में बता के रखा है, मैंने देखा कई बार तो आप मुझसे वो भी पूछते, तो मतलब वीडियो आप ठीक से नहीं देख रहे हो, है ना। देखिए मैंने क्या बोला है, डाउट होने पर पूछे, तो डाउट कब आएगा, जब आप वीडियो पूरा देख लेंगे। क्या पता आपका जो है दिक्कत ही ना हो, ठीक है। चलिए तो अब इसको अब एक बार क्लिक करता हूँ आपके लिए, कि देख लो क्या आप खुलेगा यहाँ पे। अब आपको दिख गया होगा, ये देखा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल नए वाले हो। और जब आप साइन कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, बस उसको यहाँ पे भरना, फिर आपका फॉर्म खुल जाएगा, लॉगिन करके फिर आपको सब कुछ करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन, वापस आते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के सबसे पहले पन्ने पे। तो ये तो एक तो ये नोटिस था जो अभी 11 अप्रैल को आया, बता दिया मैंने आपको, है ना। अब अपन आ जाते हैं, ये रहा भैया वो, ये है नोटिफिकेशन। इसमें देखो मैं आपको चीज बताता हूँ कि कहाँ पर क्या लिखा है, आपको दिखेगा, ये यहाँ पर आओ, है ना, ये दिख रहा है आपको। इन्होंने पहले इसे 11, ये ऐसे ही है, फोटो मत परेशान होना, ये मत सोचना कि वीडियो आपकी ब्लर है, बिल्कुल नहीं है। ये जो आत्माराम वाले इन्होंने इस पेज को बनाया ही इतना ब्लर है, ये ब्लर बना के रखा है, ये ब्लर बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब ऐसे पेज है, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो 11 अप्रैल थी दोस्तों, अभी हट करके हो गई है 15 अप्रैल, ठीक है। तो आपके पास अभी 2-4 दिन का और टाइम मिल गया है, जिनको भी भरना हो भर दे। फीस वगैरह सब बता रहा हूँ कितनी क्या है, ठीक है। चलिए आ जाइए, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूँ, नहीं तो ये दिखेगा भी नहीं आपको, है ना। चलिए पहले बात कर लेते हैं दोस्तों की पोस्ट वगैरह कितनी है और क्या है। कई लोग तो भैया दिक्कत, एक एक सवाल का जवाब दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट है कि परमानेंट, ठीक है। तो आपको पहली लाइन पे दिख गया होगा रेगुलर परमानेंट नॉन टीचिंग पोस्ट, मतलब आप समझ जाइए कि आपकी जॉब बिल्कुल परमानेंट लग रही है, ठीक है। और मालूम है ना ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक हिस्सा, तो सब गवर्नमेंट ही है, तो उसमें परेशान मत होना पूरी तरीके से, और परमानेंट जॉब है, ठीक है। अब क्या क्या है, फीस देख लीजिए ध्यान से एक बार। तो जनरल कैटेगरी के अगर आप हो, या फिर आप ओबीसी के हो, या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हो, ठीक है, अगर इनमें आते हो आप, तो आपको मालूम है ना, अगर आप इनमें आते हैं तो कई बार मैंने बताया है कि इनके डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं भाई। अनरिजर्व्ड को छोड़ करके ओबीसी के लिए लगेगा, क्योंकि ओबीसी में जब ओबीसी लिखते हैं ना, तो समझ जाइए कि वो नॉन क्रीमी लेयर लिख रहे हैं,
क्योंकि ओबीसी दो हिस्सों में बटा होता है दोस्तों, है ना, एक होता है क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। अच्छा, कई सारे डाउट आते हैं सर नॉन क्रीमी लेयर, अब नॉन क्रीमी लेयर कौन होता है? ओबीसी का ऐसा परिवार जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है उसे नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं, और जिनकी 8 लाख रुपए से ज्यादा होती है ऐसा ओबीसी परिवार उसे क्रीमी लेयर कहते हैं। तो जो आरक्षण मिलता है ना, कहीं पर भी ओबीसी लिखा हुआ समझ जाइए कि वो सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के लिए होता है, क्रीमी लेयर के लिए नहीं होता है। सर नॉन क्रीमी लेयर के लिए अगर होगा तो ओबीसी के क्रीमी लेयर फॉर्म नहीं भरते क्या? भरते हैं, लेकिन ये कैसे भरते होंगे? ये जनरल कैटेगरी की तरफ भरते हैं। ठीक है, मतलब समझ जाइए कि ये जो यूआर जनरल मतलब यूआर अनरिजर्व, इन्हीं को यूआर कहते हैं। तो इन्हीं में मतलब यूआर में ही आते हैं अब ओबीसी क्रीमी लेयर, समझ गए ना, वो उनको अनरिजर्व की तरफ बढ़ते हैं। और जो ओबीसी लिखा होता है, जो ओबीसी लिखा ही है ना, ये रिजर्वेशन समझिए सिर्फ और सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के लिए। अब इसमें खुदा ना खास्ता ऐसा होगा कि चाहे क्रीमी लेयर हो नॉन क्रीमी लेयर हो, सबके लिए फीस 500 ही रख दी है। समझ गए दोस्तों, यहां पर फीस में कुछ अंतर नहीं किया है, ये आपको मैं बताना चाह रहा हूं, है ना, ये है अंतर, ये होता है इतना, लेकिन यहाँ पर अभी फीस में कुछ अंतर नहीं दिया। तो चाहे अब आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कौन होता है? ये जनरल वाले होते हैं दोस्तों। जनरल कैटेगरी का ऐसा परिवार जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है उसे हमने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कह दिया। अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो ओबीसी के, या आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हो जनरल कैटेगरी के, तो आप ये कैसे मान लेंगे हम कि आप इसमें आते हैं? आपको कुछ सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट, अब कई बात होता है कि फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए सर, कई बार मेरे अभी कमेंट किया है BECIL वाला जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे कमेंट हैं, तो याद रखिए मैं अभी आपको वो भी बताऊंगा, और किस डेट के बाद का होना चाहिए वो भी बताऊंगा, है ना, सब दिया है इसमें, आप चिंता मत करो, है ना, मैं सब बताऊंगा। किस डेट का अगर पहले का है तो वो अलाउड नहीं है, किसके बाद का है डेट का वो अलाउड नहीं है, वो सब अभी बताऊंगा कि कहाँ और कहाँ ये सर्टिफिकेट आप लेकर के आएंगे, कहाँ से। ठीक है, ऐसे ही मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी बताऊंगा, यहाँ पर उनके लिए भी जॉब खुली हुई है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और उसमें भी पर्सन विद डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब ऐसे हैंडीकैप लोग जिनकी कम से कम अपंगता 40% होनी चाहिए, मतलब आप कम से कम अपंग 40% होंगे तभी, कम से कम, यानी अगर 39 भी है तो भी फिर आप एलिजिबल नहीं हो अपने इस कोटे से अप्लाई करने के लिए। समझ गए ना, इस कोटे में भरने के लिए कम से कम इंसान को 40% अपंग होना चाहिए, सरकार कहती है। फिर इसका भी सर्टिफिकेट लगेगा, मेडिकल बोर्ड और सीएमओ वगैरह जो देंगे वो इसमें होगा। ठीक है, अब भाई अपंगता कई तरह की हो सकती है ना, यहाँ पर देखिए विजुअल इंपेयर्ड हो सकता है, हियरिंग इंपेयर्ड यानी सुनने में सुननाई ना दे, दिखाई ना दे। तो कुल मिलाकर के जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए 3 पोस्ट है। ठीक है, एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि एक हाथ एक पैर, दोनों हाथ दोनों पैर कुछ भी खराब हो सकता है, या ऐसे डिटेक्ट विक्टिम भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो उनके लिए 3 पोस्ट है टोटल। एक पोस्ट है उनकी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर में, एक पोस्ट है, और ये विजुअली इंपेयर्ड वालों के लिए जो लिखा है ना सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे नहीं। अगर किसी को देखने में समस्या है तो उसके लिए एक पोस्ट खाली है जूनियर असिस्टेंट में, और अगर किसी को सुनाई नहीं देता है तो उसके लिए एक पोस्ट खाली है लाइब्रेरी अटेंडेंट में। ठीक है, तो ये मैंने बता दी इनके लिए। अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले सुन ले भैया, उनके लिए भी 3 पोस्ट है। उनके लिए एक पोस्ट है आपके जूनियर असिस्टेंट में, एक पोस्ट है उनकी लेबोरेटरी अटेंडेंट में, है ना, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, और एक पोस्ट है उनकी लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिकल डिपार्टमेंट। बहुत ध्यान सुन लेंगे अच्छे से। ओबीसी वाले ये नॉन क्रीमी लेयर है, पहले बता दूं, इनके लिए टोटल 1 2 3 4 5 सीट है। तो एक सीट उनकी जूनियर असिस्टेंट में है, एक सीट उनके लिए लाइब्रेरी अटेंडेंट में है। ठीक है, 2 सीट उनको लाइब्रेरी अटेंडेंट लेबोरेटरी अटेंडेंट में मिल रही है। ये लेबोरेटरी है, ये कंप्यूटर लेबोरेटरी दोनों ही है ना, याद रखना। ये लेबोरेटरी जो है 3 है लेबोरेटरी यार, लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, और लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो एक अब यहाँ पर ओबीसी के लिए बात कर रहा था मैं, तो एक पोस्ट हो गई जूनियर असिस्टेंट में, एक हो गई आपके लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। ठीक है, 2 पोस्ट खाली है लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिकल डिपार्टमेंट में, और एक पोस्ट खाली है लाइब्रेरी अटेंडेंट में। ठीक है, ये लाइब्रेरी का अटेंडेंट रहेगा। अब इस तरह से एसटी के लिए 3 पोस्ट आपको दिख रही होंगी, एक असिस्टेंट की खाली है भैया, है ना, ये वाला, और एक इनकी खाली है लेबोरेटरी अटेंडेंट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। ठीक है, और एक खाली इनकी लाइब्रेरी अटेंडेंट में। ठीक है, इस तरह एससी के लिए सिर्फ 2 ही पोस्ट खाली हैं, एक है लेबोरेटरी अटेंडेंट में और एक है इनकी लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिकल डिपार्टमेंट, है ना, मतलब कंप्यूटर साइंस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस। और भाई जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता दूं, इनके लिए सिर्फ सीनियर टेक्निकल में पोस्ट नहीं है, बाकी हर जगह एक 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 ऐसे करते करते पोस्ट है। ठीक है, तो अब मैं एक चीज और बताता हूँ, कई लोग पोस्ट के बारे में सोचेंगे सर 1 है 2 है। देखिए मैंने कई वीडियो में पहले भी कहा है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको ये नहीं सोचना है। ये मत सोचिए कहीं जब बम्पर वैकेंसी होती है तभी आप उसके लिए, आप बम्पर भी होगी तो क्या आप कहीं मैं बोल दूं कि 10,000 वैकेंसी खुली है एसएससी में, तो आप क्यों ऐसे दौड़ के भरने चले जाते हो? क्योंकि आपको लगता है 10,000 मेरा बन जाएगा। नहीं होता रे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक ही पोस्ट के लिए बने हो मेरे भाई, और एक ही पोस्ट है। 10,000 मत देखो, तुमको थोड़ी ना ऐसे ऑफर कि तुम सिलेक्ट होगा तुमको 10,000 चॉइस में मिल रही है, ऐसा थोड़ी ना होता।
एक ही पोस्ट के लिए आप तब भी फाइट कर रहे हैं। अब मैं एक वैकेंसी की बात बता दूं जिसमें एक पोस्ट अगर आप भर रहे हैं तो आप फिर मायूस क्यों जाते, तब भी तो आप एक के लिए कर रहे हो। आप ये देखा करो ना कि आप एक के लिए अप्लाई कर रहे हो, तब आप ये नहीं देखोगे कि वो 10,000 है क्या है। इसमें अगर 700 800 900 1000 भी हुई ना फीस तो खुशी खुशी भर दोगे, लेकिन एक खाली होगी तो आप पता नहीं क्यों मायूस हो जाते हो। ऐसी मेंटेलिटी ये बीमार लोगों की मेंटेलिटी होती है। ऐसी मेंटेलिटी मत रखो। आपको ये देखना चाहिए कि मैं तो एक ही हूँ और एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, मैं एक ही हूँ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। फिर मैं ये क्यों देखता हूँ कि उसमें कितनी ज्यादा खुली, ज्यादा से लेना देना है ही क्या यार, है ना। ये बहुत सारे लोगों को भटकाता है और कई वजह, यही वजह है कि आप लोग भरते तक नहीं है ना। और कई लोग को दुखड़ा ये भी रहता है सर ऑफलाइन फॉर्म है क्या है दुनिया नहीं, बस मतलब ऑनलाइन घर बैठे बैठे हर चीज सुविधा मिल जाए ना तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन थोड़ी सी एफर्ट करके नौकरी पाना चाहे ना तो नहीं हो पा रहा आपसे। ठीक है, तो ऐसे मत बनिए, एफर्ट डालिए। मैं आपके लिए पूरा नोटिफिकेशन का एक एक शब्द पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मैं पागल थोड़ी हूँ यार, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ये भी तो बता के छोड़ सकता हूँ कि ये इसमें यहाँ खुली है वैकेंसी, जाइए बस कर दी, जैसे बाकी आम यूट्यूबर्स करते हैं, है ना, जो ऐसे ही डाल देते हैं यहाँ पर। लेकिन मैं आपको देख रहा होगा आप, मैं चाहे फिजिकल हैंडीकैप की बात हो, ओबीसी की बात को, मैं डाउट भी दूर करता हूँ, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर फिजिकल हैंडीकैप, उसमें भी क्या क्या सब एक एक पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं पागल थोड़ी हूँ। ठीक है, आप समझ गए होंगे जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर ये तो हो गई भैया वैकेंसीज की बात जो हमने करी अभी के अभी। ठीक है, अब फीस की बात हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो कुछ मैंने जानकारी आपको दे दी है कि देखिए अब SC ST के लिए कितनी फीस लगनी है, 300 रुपये लगनी है। फिर से रिपीट करता हूँ, अनरिजर्व्ड OBC और EWS के लिए 500 रुपये की फीस है। SC ST से अगर आप हैं तो 300 की फीस है, और अगर आप महिला हैं चाहे आप किसी भी कास्ट से हो तो आपके लिए कोई फीस नहीं है, और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी अपंग व्यक्ति हैं, है ना, तो भी आपके लिए कोई फीस नहीं है। तो मतलब दो लोग को छूट मिली गई है, अपंग व्यक्ति को और महिलाओं को। ठीक है, इनको कोई पेमेंट नहीं देना, और पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन ही करना है दोस्तों, ये मैंने पहले बता दिया है। और ये फीस नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं होगी, है ना। चलिए, तो ये था, मैंने ये बताया आपको कि लाइब्रेरियन की अब कौन 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 सी पोस्ट है वो सुन लीजिए। अभी तो मैंने ये बता दिया कि किसके लिए कितनी कितनी है। देखिए, एक लाइब्रेरियन की पोस्ट खाली है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए पोस्ट खाली है। मतलब समझ जाओ कि इसमें क्या लगना है, ग्रेजुएशन में सब कुछ। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट खाली है, असिस्टेंट की पोस्ट खाली है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट खाली है, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट। फिर ये आ जाएंगे अटेंडेंट, सारे के सारे लेबोरेटरी अटेंडेंट हैं, सारे के सारे। एक लेबोरेटरी अटेंडेंट मतलब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, लेबोरेटरी अटेंडेंट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिक्स डिपार्टमेंट में, और लेबोरेटरी अटेंडेंट एक है लाइब्रेरी अटेंडेंट। ठीक है, ये सब के सब थे लेबोरेटरी, और ये लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी आप समझते हो। चलिए भैया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर पहले सुन लीजिए कि भैया कॉलेज जो है ना, ये जो कॉलेज है ये पूरी तरीके से ये राइट रखता है कि वो कभी भी नंबर ऑफ पोस्ट में बदलाव कर सकता है, उसके नीचे में बदलाव कर सकता है। ठीक है, तो उसे परेशान नहीं होना है। और डेट एक्सटेंड हो चुकी है पहले, अब ये पढ़ने जब आप जाओगे ना तो वहाँ पे 11 अप्रैल लिखा, तो उसमें परेशान मत होना, नोटिस आ चुका है, 15 अप्रैल आप कर सकते हो आप। ठीक है, तो भैया ये था इसके बारे में। अब बात करते थोड़ा सा आगे, है ना, जो उन्होंने कही थी हमसे किसके बारे में, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, याद है ना। अब भाई क्वालिफिकेशन क्या क्या है सर, ये तो हम समझ गए, चलो कि भाई ऐसा ऐसा। देखिए थोड़ा सा ये पेज इनका ब्लर है ना, ये अपनी तरफ से दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले मैं एक एक करके बात करूंगा। देखिए अभी अभी आपको मिलेगा 10th किस पे चाहिए, 12th किस पे चाहिए, किस पे सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए ना, सब पता चलेगा आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन, और ज़्यादा टाइम में लूंगा नहीं, सिर्फ नोटिफिकेशन को जितना टाइम लगता है उतना ही देना अपने को। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लाइब्रेरियन की। ठीक है, और इसका जो पे रहेगा लेवल 10th का रहेगा। लेवल 10 पे जो पे मिलता है 7वें वेतनमान के हिसाब से वो रहेगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास बनी बात है, अगर लाइब्रेरियन बनना है तो एसेंशियल मतलब होता है ये तो चाहिए ही चाहिए, तो 1 2 3 ये चाहिए। ठीक है, अब ध्यान सुनना, पहले मैं बोला इनने मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसमें, लाइब्रेरी साइंस में। ऑब्वियस है, लाइब्रेरी साइंस में अगर नहीं है तो और मैं बता देता हूँ, अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन साइंस में भी मास्टर डिग्री की है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। ये मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या तो लाइब्रेरी साइंस में हो, या तो इंफॉर्मेशन साइंस में हो, या तो डॉक्यूमेंटेशन साइंस में हो, या फिर इसी के इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। लेकिन कितने परसेंट के साथ, मास्टर डिग्री तो हो लेकिन 55% के साथ होनी चाहिए। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके अलावा क्या होना चाहिए, एक तो नंबर होगी मास्टर डिग्री 55% के साथ, लाइब्रेरी साइंस, इन्फॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस के साथ, या इसके इक्विवेलेंट जो उसमें कंसिडर किया जा सकता हो। ठीक है, वो सब कुछ हो सकता है। अब नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन, सेकंड बात है कि भैया कि लाइब्रेरी का कंप्यूटराइजेशन करने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बनी बात है, मास्टर डिग्री है तो लाइब्रेरी का जैसे करते हैं ना कंप्यूटराइजेशन, भाई अब डिजिटल किताबें सब दुनियादारी वहां पर जो होती हैं वो, एक तो ये इसका नॉलेज होना चाहिए। सेकंड बात इन्होंने कही है कि भैया बिसाइड फुलफिलिंग अबव, ये दो क्वालिफिकेशन को फुलफिल करने के बावजूद कैंडिडेट मस्ट, ध्यान देना, ये तो होना ही चाहिए क्लियर्ड। क्या क्लियर किया उसने, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट का एग्जाम उसने क्लियर किया हो, जो कि यूजीसी करवाता है, सीएसआईआर या फिर सिमिलर ऐसा कुछ करवाता है वो। ठीक है, एक्रेडिटेड बाय द यूजीसी। लाइक अब देखो
स्लेट भी चलता है ना। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपको मालूम है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आता है, ठीक है, तो ये भी है तो भी चलेगा। और हु आर और हैव बीन अवॉर्डेड अ पीएचडी, या तो फिर सामने वाले को पीएचडी अवार्ड हुआ हो, है ना, पीएचडी डिग्री मिली हो, ठीक है। अब पीएचडी डिग्री भी चल जाती है और एमफिल भी चल जाता है ना। और ये जो अवार्ड मिला हो, देखो पीएचडी एक अवार्ड की तरह पेश किया जाता है, अवार्डेड, पीएचडी अवार्डेड मतलब पीएचडी मिली है किसी को, तो एमफिल भी अवार्डेड ही होती है, ठीक है। और ये सब जिसने किया हो ना, वो होने चाहिए डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, मतलब ये यूजीसी है ना, यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त लोगों द्वारा ही आपको पीएचडी और एमफिल की डिग्री अगर प्राप्त हुई है तो ये तो समझ गए। तो मास्टर डिग्री, अच्छा यहाँ पर देखना, यहाँ पर और लिखा है तो परेशान मत होना, इसका मतलब ये है कि मास्टर डिग्री हो, गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी का हो, है ना, और दूसरा आपके पास नेट हो। अगर नेट नहीं तो फिर पीएचडी हो। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, अगर पीएचडी नहीं है मान लीजिए और आपने नेट या एससीटी क्वालिफाई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, इनका ये मतलब है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने और लिख के रखा है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वो कर दिया है, ये देखो यहाँ पे और लिखा हुआ है ना, ये देखो साफ लिखा है। तो फिर से पढ़ता हूँ, और सिमिलर टेस्ट डिग्री और सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाय द यूजीसी लाइक स्लेट या एससीटी हु आर और हैव बीन अवॉर्डेड अ पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना। और ये किसके तहत है, बहुत ध्यान से सुनना कि किसको कब पीएचडी मिली हो, 2009, ठीक है, 2009 की हिसाब से जो है इनके रेगुलेशन के हिसाब से मिली है। अब एक चीज मैंने बोलना है, यहाँ पे 2009 बोला है, अब मान लीजिए किसी ने पीएचडी 2009 के पहले करके रखी हो तो क्या है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए 2009 के पहले के जो नियम चलते थे ना वो चलेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, बहुत ध्यान सुनना, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द पीएचडी डिग्री प्रायर टू जुलाई 2009, अभी जो ऊपर पढ़ा ना ये अकॉर्डिंग टू 2009, जिनका 2009 के बाद हुआ है पीएचडी, ये उनके लिए नियम था। अब जिनका 2009 के पहले हुआ है, मैं अभी क्लियर कर दूंगा इस बात को कि आपको क्या सेट चाहिए कि पीएचडी चाहिए, सुनिए ध्यान से। शैल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ देन एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस, तो उस समय जो प्रोविजंस एग्जिस्ट करते थे 2009 से पहले जो नियम चलते थे उसके हिसाब से होगा, है ना, इन द इंस्टीट्यूशन अवॉर्डिंग द डिग्री एंड सच पीएचडी, और इस तरह के पीएचडी कैंडिडेट जिन्होंने 2009 से पहले पीएचडी ली है शैल बी एग्जेम्प्टेड, उन्हें बाहर किया जाता है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ नेट, स्लेट और एससीटी। अब आपको क्लियर हो जाएगा, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। इनका ये कहने का मतलब है दोस्तों, देखिए जिन्होंने, है ना, जिन्होंने पीएचडी ली है, अच्छा यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ, ठीक है, डाउट ही खत्म हो जाएगा। ये 2009 है, ठीक है, जिन्होंने 2009 के बाद पीएचडी की है ना, 2009 के बाद पीएचडी की है, समझ जाइए कि उन्हें एक और चीज़ दिखानी पड़ेगी, या तो वो उन्होंने नेट क्वालिफाई किया हो, बनी बात है नेट क्वालिफाई करके ये हो पाएगा, है ना, या एसएटी क्वालिफाई किया हो या एसएलईटी, ठीक है, क्योंकि नेट क्वालिफाई करके ही तो आप ये कर पाते हैं। अच्छा, ये तो 2009 के बाद वाले। अब मान लो जिन्होंने 2009 से पहले पीएचडी करके रखी हुई है, ठीक है, तो उनके लिए क्या है भाई, उनके लिए मस्ट नहीं है कि वो एसएटी दिखे, क्योंकि उनके समय एसएटी चलती भी नहीं थी, है ना, ये होता है कई बार, ठीक है। उनके ना उनको एसएटी के स्कोर कार्ड ना उनको एनईटी, मतलब उनको ये क्वालिफाई होने के दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 2009 के पहले के पीएचडी वाले, जो 2009 के बाद के पीएचडी वाले उन्हें पीएचडी दिखानी पड़ेगी और नेट क्वालिफाइड तो वो होंगे ही, ठीक है। तभी तो समझ गए ना आप, आसान में समझ, 2009 वाले पीएचडी भी हों और नेट क्वालिफाइड भी हों, 2009 से पहले वाले पीएचडी होंगे तो उनको उनको सिर्फ पीएचडी चलेगा, उनको स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करने की या दिखाने की जरूरत नहीं है ना, वो ये नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है उनको, ठीक है। और जो पीएचडी, अब देखो इसके अलावा इन्होंने बोला है ये वाले बंदों के लिए, ठीक है, जिन्होंने पीएचडी 2009 से पहले की थी, इनको कहा है कि पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन अवॉर्डेड इन द रेगुलर मोड, जो उसको रेगुलर वाली होनी चाहिए, ठीक है। और कम से कम जो पीएचडी थीसिस है, ये पता नहीं किसके लिए बात हो रही है, ये उनके लिए हो रही है, तो 2009 के पहले थे, 2009 वाले तो ये यहाँ पे खत्म हो गया उनका मामला, ये 2009 से पहले वाले, उनको क्या क्या होना चाहिए, रेगुलर मोड में आपकी पीएचडी होनी चाहिए भैया, पहली बात तो। दूसरी बात, आपने थीसिस के क्या कहना चाहिए, थीसिस हैज बीन एवेल्युएटेड बाय एटलीस्ट 2, जो आपकी थीसिस है वो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने एवेल्युएट की हो, है ना, ओपन पीएचडी वाइवा आपने कंडक्ट हुआ हो, आपने किया हो, दिया हो, कैंडिडेट 2 रिसर्च पेपर आपने वर्कआउट किए हो, ठीक है, एटलीस्ट 1 इज इन द रेफरीड जर्नल, ठीक है। द कैंडिडेट हैज प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर, 2 पेपर उसने किए हो ऑन हिज और हर पीएचडी, अपनी पीएचडी के दौरान, वर्क इन कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार्स स्पॉन्सर्ड, फंडेड, सपोर्टेड बाय द यूजीसी, मतलब ऐसे के कहीं 2 पेपर जहां पर
सेमिनार्स या कॉन्फ्रेंस हुई हो जो कि फंडेड बाय यूजीसी या सीएसआईआर रही हो, वहां पर किया हो, ठीक है, ये एक बात कही गई थी। अब डिजायरेबल है, डिजायरेबल का मतलब इसेंशियल ऊपर वाला था, डिजायरेबल में ये हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बुरी बात है, इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो अगर किसी के पास डिप्लोमा हो लाइब्रेरी ऑटोमेशन में या नेटवर्किंग और इक्विवेलेंट में, तो उसके लिए डिजायरेबल मतलब इनको प्रेफरेंस मिल सकती है, ऐसा वाला मामला है। तो ध्यान रखिए, अगर किसी ने डिप्लोमा किया है लाइब्रेरी ऑटोमेशन में तो उसके लिए भी बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब नीचे चलते दोस्तों, जल्दी जल्दी काम करें हम अपना। अब सेकंड नंबर है दोस्तों सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, याद होगा आपको कंप्यूटर, ठीक है। ऊपर तो लाइब्रेरियन था, अभी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। अब यहाँ देखिए सिर्फ बी टेक चाहिए, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। या तो आपके पास बी टेक हो, और अगर अगर मान लो किसी ने एमएससी किया है, ठीक है, तो एमएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बी टेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे ऐसे समझिए, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। बी टेक अब किससे किया सर? कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इससे किया तो भी चलेगा, ठीक है। अगर मान लो किसी ने बी टेक नहीं किया लेकिन एमएससी की कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, या एमएससी की है या फिर एमसीए किया है, कुछ भी, दोनों चल जाएंगे। तो मतलब एमएससी वाले भी कर भर सकते हैं, एमसीए वाले भी भर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि अगर आप एमएससी एमसीए से हो तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा इन प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन इन रिसर्च, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट और कमर्शियल, और या फिर किसी सर्विस इंडस्ट्री का भी चल जाएगा, एस्टेब्लिश्ड ऑन रेपुट। समझ गया? यानी अगर आप एमएससी एमसीए वाले हैं और आप भरना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस से, अगर आपने किया हुआ है तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपको डेटाबेस मैनेजमेंट और प्रोग्रामिंग या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन किसी में भी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कमर्शियल सर्विस, इन सब में दिखाना पड़ेगा। और अगर आपने बी टेक किए तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं दिखाना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब आसान आसान समझिए कि कोई बी टेक वाला बंदा है और उसने कंप्यूटर साइंस से किया है ना, या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी से, ईसी से किया है, भैया बंदो तुम लोग के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे। एज लिमिट समझ जाइए 30 साल तक है एज लिमिट, है ना, मतलब 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए आप, ठीक है। बस इतना है। तो बी टेक वालों, कंप्यूटर साइंस आईटी वालों, 30 साल से ऊपर नहीं हो तो आप ये भर सकते हो। कौन सा वाला? सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर, ठीक है। बाकी पोस्ट मैंने आपको बता दी है, वहां पे स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो वापस चले आना, अपनी कैटेगरी देख लेना, उसके हिसाब से करना काम, ठीक है। और याद रखिए, आप एससी एसटी वाले, जहां आपके लिए पोस्ट नहीं है तो ये मत सोचिए कि आपके लिए पोस्ट नहीं है, आप जनरल कैटेगरी से फाइट कर सकते हैं भैया, ये मैं पहले बता दूं आपको। आप ओबीसी वाले या ईडब्ल्यूएस वाले, कोई भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, सब के सब आपके जहां पे मान लीजिए जिस पोस्ट के लिए आप भरना चाहते हो और आपकी कैटेगरी में वो पोस्ट नहीं मिल रहा है, तो आप जनरल कैटेगरी की तरह भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखिए, जनरल कैटेगरी की तरह जब आप भरेंगे तो आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो आपको आरक्षण के तौर पे मिलती है, जैसे कि 5 साल की छूट एससी एसटी को मिल जाती है एज में, ओबीसी को। तो ये तब मिलती है जब आप अपने ही एरिया से, यानी एससी हो तो एससी से ही भरा, एसटी हो तो एसटी से ही भरा, तब मिलता है। ओबीसी हो तो ओबीसी से मिला, तब मिलता है। ईडब्ल्यूएस हो तब मिलता है, एक्स सर्विसमैन हो तब उसी से भरा, तब मिलता है। लेकिन अगर आप वो हो और आप भर जनरल से रहे हो तो फिर जनरल की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा, तब आपको मार्क्स में छूट नहीं मिलेगी, परसेंटेज में छूट नहीं मिलेगी, और एज में भी छूट नहीं मिलेगी। समझ गए आप मेरी बात? तो आप कम से कम पेपर तो दे पाएंगे, लेकिन वो सारी चीजें हटा दी जाएंगी। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं बात भैया नीचे वाले में। देखो मैंने कहा था ना बी टेक वाले सिर्फ, अब ये देखिए सीनियर असिस्टेंट है, इसका पे लेवल 6 रहेगा। इसमें आपको सिर्फ ग्रेजुएट मांगा गया है ना, किसी भी डिसिप्लिन, कुछ भी ग्रेजुएशन, मतलब आप इसमें समझ जाइए कि अब सब होता है, बीएससी, है ना, बीए, सब होता है, ग्रेजुएशन मतलब सब होता है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज, और इसकी भी एज लिमिट वही दोस्तों, 30 साल तक अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट है ना। और यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ, नोट लिखा है, इनकम्बेंट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ, अब ये जो है ये चीजें ये बताई जा रही है कि कहाँ आपको काम करना है। कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल बी असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, और ही शुड पोजेस एन एप्टीट्यूड। अब अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट ये वाला देखना, पढ़ रहा हूँ मैं पूरा इंग्लिश में ताकि आपको दिक्कत ना होता। इनकम्बेंट यानी जो पार्टिसिपेट कर रहा है, इज एक्सपेक्टेड टू वर्क अंडर द सुपरविजन, किसके अंडर में काम करना पड़ेगा आपको? सीनियर असिस्टेंट को, जिसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, सीनियर सेक्शन ऑफिसर के अंडर में, या फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के, या असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। तो ऐसा बंदा क्या, ही शुड पोजेस एन एप्टीट्यूड ऑफ ड्राफ्टिंग एंड नोटिंग इन इंग्लिश, ठीक है। मतलब ये कि आपको ड्राफ्ट बनाना आना चाहिए या नोट बनाना आना चाहिए, किसमें? इंग्लिश में आना चाहिए, ठीक है, सीनियर असिस्टेंट को। एंड ऑफिस प्रोसीजर उसे पता हो, उसके रेगुलेशंस एंड ऑफिस प्रोसीजर इन अ कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, है ना, कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में जो ऑफिस का प्रोसीजर है वो आपको पता होना चाहिए। एंड एक्सपेक्टेड टू हैंडल वन और मोर फंक्शंस रिलेटेड टू एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए बहुत सारे फंक्शंस आपसे करवाए जा सकते हैं, इन सबकी जानकारी आपको होना चाहिए। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की आपको जानकारी हो, अकाउंट की, हाउसकीपिंग की, है ना, लीगल या ह्यूमन रिसोर्स की,
ठीक है। परचेज, अकाउंट, फाइनेंस, मतलब ये थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, इतना मतलब ये नोट ये इसलिए बताया गया कि आपको इतनी जानकारी होना चाहिए सीनियर असिस्टेंट जो अप्लाई कर रहे हैं उनको। तो आप समझिए दोस्तों, आपके लिए इंटरव्यू में काफी अच्छी चीज है ना, ये बता दोगे आप तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अभी इंटरव्यू है कि नहीं वो सब मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए आगे चलते हैं। ये मतलब एक तरह से वर्क पता चल जाए तो काम हो जाता है। और ठीक है, 30 साल हो गया ना। अब बात करते हैं असिस्टेंट पोस्ट कोड। ये सीनियर असिस्टेंट था, अब ये सिर्फ असिस्टेंट है। बनी बात है, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। 30 साल के एज से ऊपर नहीं होना चाहिए। देखो ये देखो, दोनों ऊपर, ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों ग्रेजुएशन बीसी था, कुछ भी अंतर नहीं था। उससे ऊपर वाला बी टेक था, कुछ भी अंतर नहीं था। समझिए, तो कहाँ कोई एक्सपीरियंस मांगा, कहीं नहीं मांगा, बस वो एमएससी एमसीए किया तब मांगा है। ठीक है, तो ना सीनियर असिस्टेंट में कोई एक्सपीरियंस है ना असिस्टेंट में कोई एक्सपीरियंस है, आप सीधा अप्लाई कर सकते हो भाइयों। और सबके लिए एज लिमिट 30 ही है, देख रहे हो। अब यहाँ ये जूनियर असिस्टेंट है। बनी बात है 10+2 यानी कि ये हो गई भैया 12वीं, ये 12वीं हो गई और इसके इक्विवेलेंट कुछ होना चाहिए तो। ठीक है, अब यहाँ सुनना, जूनियर असिस्टेंट के लिए एक चीज और कही गई है कि 12वीं तो हो साथ में, और इसकी एज लिमिट देख रहे हैं ना, 27 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 27 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो जूनियर असिस्टेंट 10+2। अब इसमें एक चीज बोली गई है, या तो आप इंग्लिश में टाइप करके दिखाएंगे या तो आप हिंदी में। अब या का मतलब समझते हैं ना, या तो ये मतलब अगर किसी को इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में टाइप करे, अगर किसी ने हिंदी करी तो हिंदी में ही करे। अगर हिंदी में करी है तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आपका टेस्ट होगा, और अगर इंग्लिश में करी है तो 35 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपका टेस्ट होगा। और ये भी सुन लीजिए, इसमें क्लियर कर दिया है, ये कंप्यूटर में लेंगे आपको टेस्ट, है ना, ऑन कंप्यूटर। पेपर पे नहीं होगा कि पेपर दिखा के जो होता है ना, वो नहीं है। कंप्यूटर पे स्क्रीन पर ऑन स्क्रीन आपको टेस्टिंग इस तरह से होगी। तो अब ये मत पूछना कि सर इंग्लिश हिंदी दोनों करनी है क्या, साफ बोल रहा हूँ, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। कैसे दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है और दिख रहा है यहाँ पे। तो इंग्लिश के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट, आई मीन उनके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, है ना। इन हिंदी टाइप राइटिंग, और हिंदी में होनी चाहिए 30, है ना। और टाइप राइटिंग थ्रू कंप्यूटर के थ्रू होगी ऑन स्क्रीन। क्लियर होगी बात। 27 साल की मैक्सिमम एज है। चलिए अब बात कर लेते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट की। ठीक है भैया, ये लेबोरेटरी अटेंडेंट कहाँ का है, ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की बात करता है। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ 10th चाहिए आपको और कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ जो लिखा है ना, इसमें परेशान मत, तो ये काम लिखा है, क्या क्या काम करने, तो ये आप आराम से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि मैं इसको पढ़ने बैठूंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ठीक है, समझ गए। ये देखो, ये था सिर्फ 10th लेवल, तो ये लेबोरेटरी अटेंडेंट हो गया, है ना। यहाँ आओगे तो यहाँ पर भी 10th लेवल, और सबके लिए 30 एज ही है भैया, मैक्सिमम एज 30 है। 30 कंफ्यूज मत होना। अब ये लेबोरेटरी अटेंडेंट कौन सा, कंप्यूटर साइंस वाला, 10वीं ही चाहिए, बात खत्म हो गई। 30 साल की एज है। ठीक है, कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट शैल ऑल्सो परफॉर्म ऑल ड्यूटीज ऑफ एमटीएस मल्टीटास्किंग ऑफ स्टाफ। ये तो खैर बात की बात है, नोट वगैरह। ठीक है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें दोस्तों, फिर से वही 10वीं चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और जोड़ दी उन्होंने। ठीक है, अभी तक सिर्फ 10वीं चल रहा था, है ना, फिजिक्स डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। ठीक है, लेकिन अब जब लाइब्रेरी का जो अटेंडेंट है, अभी तक जो लाइब्रेटरी के थे उनके लिए सिर्फ 10th था, लेकिन जो लाइब्रेरी का है उसके लिए 10th के साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, है ना, या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। मतलब उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मतलब आपने, वो नहीं होता जैसे डिप्लोमा कर लिया, कुछ कर लिया ऐसा करके, है ना, डीसीए टाइप का कुछ, जैसे कंप्यूटर में जैसे करते हैं, वैसे ही लाइब्रेरी साइंस में आपने थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ सर्टिफिकेट लिया हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने ये नोट की क्या क्या आपकी ड्यूटी रहेंगी वो बताया। ठीक है, तो ये आप आराम से पढ़ लेना, कोई जल्दी नहीं है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया भैया कि क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस थी, किसके लिए क्या चाहिए था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके आगे। अब हम क्या बात करेंगे भाई, एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है, कैसे क्या होगा, बहुत इत्मीनान सुनना है। अब यही है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जूम कर रहा हूं दोस्तों, ये ब्लर सिर्फ इन्हीं की वजह से। अब सबसे पहले बात करेंगे हम सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्या तरीका है, इसको स्कीम क्या है। इनने बोला है कि एक होगा पेपर 1, एक होगा पेपर 2 और एक होगा स्किल टेस्ट। सर मेरिट लिस्ट में किसके और कैसे क्या रहेगा। देखिए, मेरिट लिस्ट आपकी सिर्फ इन दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के नंबर पे बनेगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट सिर्फ इन दोनों से ही बनेगी। सर स्किल टेस्ट क्या है, सर स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग मतलब समझते हो, सिर्फ पास होना है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, पहला पेपर जो है ये एमसीक्यू यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जैसे ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं ना, वो वाले। ठीक है, अभी इसका सिलेबस ही बताने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, इसका सिलेबस, तो पेपर 1 जो रहेगा वो 2 घंटे का है ना, पेपर 1 2 घंटे का है। अब ध्यान सुनिए, 2 घंटे का है तो 300 नंबर का है और 150 क्वेश्चन है। मतलब आपको 150 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में, और इसका जो नंबर मिलेगा वो 300 है। ठीक है, अब इसमें भी क्या क्या पढ़ना है मैं भी बताने वाला हूँ। ठीक है, पेपर 1 में फिर अभी सुन लीजिए ऊपर से, ये पेपर 1 हो गया आपका। पेपर 2 की बात आती है, इसमें सब्जेक्ट देखे जा रहा है स्पेसिफिक लेबोरेटरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, लेबोरेटरी से जुड़े हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे। ये भी 3 घंटे का पेपर है, 150 नंबर का है। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस कितने वो भी बताया नहीं, क्वेश्चंस मैं नीचे बताऊंगा। अब सर स्किल टेस्ट किस बार का है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट करने के लिए होता है स्किल टेस्ट। ठीक है, क्योंकि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट हो ना आप,
तो ये जो है ये, और ये कहाँ होगा, ये होगा डायरेक्ट सुपरविजन में, किसके, जो एचओडी है वहाँ का, है ना, और फैकल्टी या फिर डीन जो फैकल्टियों का होगा उसके सामने, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज के सामने होगा स्किल टेस्ट, है ना। ये देखने के लिए कि भाई कैंडिडेट क्या हैंडल कर सकता है वेरियस साइंटिफिक ह्यूमैनिटीज एक्सपीरियंस टेस्ट, है ना, ये जो भी है इस तरह से। तो इसके 1 घंटे मिलेंगे, इस 1 घंटा होगा, ठीक है, 1 घंटा होगा, और ये 30 नंबर का होगा, ठीक है। द टेस्ट विल बी ऑफ सॉरी 50 नंबर का होगा, लेकिन आपको 30 नंबर लाना पड़ेगा। मैंने कहा था ना क्वालिफाइंग है, तो क्वालिफाइंग कैसे करोगे, 50 नंबर का है तो भाई अगर आप 30 ले आए तो आप क्वालिफाई कर गए। इसके नंबर कहीं नहीं जुड़ने दोस्तों, ये सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या आप मल्टीटास्किंग चीजें कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि मेरिट कैसे पे तैयार होगी, ठीक है। तो ये 300 नंबर और ये 150 नंबर, इन्हीं से तो तैयार हो रही है। इसीलिए देखो जरा यहाँ पे 300 प्लस 150 लिख दिया गया 450 मार्क्स, है ना। इसके 50 को नहीं जोड़ा गया है, अगर इसका 50 जोड़ोगे तो 500 हो जाएंगे, लेकिन क्यों नहीं जोड़ रहे, क्योंकि मेरिट तो सिर्फ इतने से बननी है, ये तो क्वालिफाइंग है। तो हमें देखना है कि भाई आप क्या ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हो, आप जो टेक्निकल असिस्टेंट हो, ठीक है। तो आपसे एक्सपेरिमेंट की उम्मीद की जाती है, समझ गए ना। वहां पर जो चीजें होती है, हैंडलिंग कर सकते हो क्या, साइंटिफिक चीजें आप सबके सब, तो वो है। तो उसमें 30 नंबर आपको लेके आना है, 1 घंटे होगा ये काम। चलिए, ये हो गया इनके लिए भैया। और इसमें 15 मिनट जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे भैया फिजिकली हैंडीकैप लोगों को, तो उसके लिए याद रखेंगे आप। अब बात करते हैं पेपर 1 में क्या क्या आएगा। याद है ना, पेपर 1 300 नंबर का है, 150 क्वेश्चन उसमें आए हैं। तो अब आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो बहुत ध्यान सुनिएगा। जनरल साइंस जो है उसके 60 क्वेश्चन है, 120 नंबर उसी के, सबसे इंपॉर्टेंट जनरल साइंस है। अब जनरल साइंस में क्या क्या पढ़ना है मैं अभी नीचे बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट दिख गया आपको 60 नंबर, यहाँ से देख लो किसमें ज्यादा पढ़ना है। एक तो मैथमेटिकल एबिलिटी ज्यादा कर लेना, और 60 ये, ठीक है। इसमें यहाँ 30 और ये भी, और फिर जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर जैसा होता है। रीजनिंग एबिलिटी आपने देखी होगी, है ना, वो 20 नंबर का। वो अभी सबका सिलेबस बता रहा हूँ, 20-20 क्वेश्चन इनके आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स आप देख रहे होंगे 120 मार्क्स जनरल साइंस के हैं, और 60 मार्क आपके मैथमेटिकल एबिलिटी के हैं, ठीक है। आप और ये देखो टेस्ट ऑफ लैंग्वेज होगा, इंग्लिश का और हिंदी का, है ना। अब लैंग्वेज में भी क्या पढ़ना बताऊंगा, इसमें सब कुछ आएगा, है ना। जैसे हिंदी में पढ़े हो तो पर्यायवाची, है ना, और जितनी भी होती हैं अलोम विलोम जो भी पढ़ रहे हो आप उसमें और इंग्लिश में आपको मालूम है ना, एंटोनिम सिनोनिम सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं अभी और बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ देख लीजिए सबके पेटेज। अब यहाँ पर आइए, तो अभी पहले पेपर की बात हो रही है, ठीक है। पहले पेपर को हमने देखा कि 300 नंबर का है, तो हम उसके बारे में गए, तो हमने देखा कि इसके सब टॉपिक कितने थे। अब इसके अंदर भी क्या क्या पढ़ना है वो बात करेंगे, फिर इसके बाद अपन बात करेंगे पेपर 2 की, ठीक है। पेपर 2 आपको दिख रहा होगा, पेपर 2 आपका स्पेसिफिक लेबोरेटरी बेस्ड क्वेश्चन था, 3 घंटे का है, 150 अंक का। तो इसको बाद में करते हैं, पहले अपन इसको पूरा स्कैन कर लेते हैं। चलिए भैया, अब जिसको क्या पढ़ना है वो सुन लीजिए। देखिए पहला पेपर जनरल साइंस है, मालूम है ना, 120 नंबर है भैया इसके, ठीक है। तो 120 नंबर है, तो यहाँ देख लो जरा। क्वेश्चन विल बी टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ योर साइंस, लेबोरेटरी इक्विपमेंट के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, लैब प्रैक्टिस के बारे में इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब लेबोरेटरी की जो साइंस होती है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं, तो याद रखेंगे सब कुछ। टेस्ट ट्यूब वगैरह, फर्नेस वगैरह सब ध्यान रखना थोड़ा सा। पिटॉट ट्यूब और दुनियादारी कितने तरह के होते हैं सब थोड़ा सा ये पढ़ लेना, है ना। स्फीयर्स ऑफ साइंस, एम्फेसिस वुड बी ऑन द फील्ड ऑफ साइंस पर्टेनिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ फॉर विच, तो मतलब ये बताया गया इसमें, है ना। और मतलब ये बोला है कि हम उससे जुड़े हुए ही साइंस पूछेंगे जिससे आप भर रहे हो। जैसे फिजिक्स के लिए लैब के लिए भर रहे हो तो फिजिक्स से लैब से जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाएंगे, केमिस्ट्री के लिए भर रहे हो तो केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन आ जाएंगे, उस तरह से, ठीक है। चलिए, और जनरल अवेयरनेस, और यहाँ जो बता रहा हूँ ना यही सबके में रहेगा, ठीक है। जितनी पोस्ट है, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का पढ़ रहे हैं, फिर अपन धीरे धीरे असिस्टेंट पढ़ेंगे, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, ठीक है। अभी ये जो पढ़ रहे हो ना ये है भैया टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, सबसे बड़ी पोस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए जनरल अवेयरनेस में आपको मालूम है कि हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन सब आता है, देखो ये पूरा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और ज्योग्राफी, डिस्कशन विद मनोज में हालांकि मैंने पॉलिटी का पूरा लेक्चर तैयार कर रखा है, अगर किसी ने वो पॉलिटी देख ली ना, 39 लेक्चर कुछ मैंने बनाए, समझ जाओ बेटा उसका किसी का गलत नहीं होता। लोग यूपीएससी और सीडीएस के क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं मेरे पॉलिटी के जो मैंने पढ़ाई है। डिस्कशन विद मनोज में आपको मिल जाएगा पॉलिटी नाम से वो पूरा का पूरा प्ले लिस्ट, मैं लिंक भी दे दूंगा, आप पूरा देख लेना एक बार में। ऐसी संविधान आपको समझ में आएगी ना कि कहीं आपको समझ में नहीं आई होगी। अगर आपने कभी समझी नहीं और आपको लगता है कि मैं बिल्कुल जीरो हूं सर, तो मैंने उसको इतने सुंदर तरीके से बिल्कुल बेसिक से बताया है, और बिल्कुल अपर लेवल, आप उसको सुनो, आपका तेज नहीं हो जाए ना पॉलिटी तो मेरा नाम बताना आप, ठीक है। मुझे बोलना, आप कमेंट करना, मैं तो हूँ यही पे हूँ ना, मैं कहाँ जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए जनरल अवेयरनेस में हालांकि सब कुछ पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर सब कुछ, इकोनॉमिक, जनरल जो पढ़ते हैं ना सारा कुछ पूरा, जैसे लूसेंट आपकी पढ़ ली आपने उस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ आप वो वीडियो जरूर देखना,
उन्होंने बनाया है भाई, आप ही के लिए बना, मेरे खुद के नोट्स से मैंने बनाया। ठीक है, अब रीजनिंग एबिलिटी में यही सब आता है दोस्तों, डिसीजन मेकिंग हो गया, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप और अरिथमेटिक रीजनिंग है ना। रीजनिंग आपने सुनी होगी, वर्बल हो गई, नॉन वर्बल, ये सब मतलब नहीं, नंबर सीरीज है ना। जैसे अगर 1 2 3 4 को ABCD बोलते हैं तो 4 2 3 1 को क्या बोलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन। मैथमेटिकल में दोस्तों वही टाइम, डिस्टेंस, टेबल, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, LCM, HCF, फ्रैक्शन, डेसिमल, 10th लेवल पर जो मैथ्स रहती है वही पूछ रहे हैं आपसे और कुछ नहीं पूछ रहे हैं। अब इंग्लिश के टेस्ट में देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, इन एडिशन टू द टेस्ट ऑफ, अब देखो और लिखा है, या तो इंग्लिश में आपका टेस्ट होगा या तो हिंदी का टेस्ट होगा आपका। ठीक है, इसके भी मालूम है ना आपको, नंबर है भैया, 40 नंबर 20 नंबर कुछ इसके भी है। अब इसमें क्या है, सिनोनिम एंटोनिम मालूम है ना, ये हो गया। ग्रामर तो हिंदी का तो हिंदी ग्रामर हो जाएगी, हिंदी के वाक्य हो जाएंगे, वाक्य शुद्धिकरण है ना। और इंग्लिश के है तो सेंटेंस करेक्शन, स्ट्रक्चर आ सकता है, एंटोनिम एंटोनिम्स एंटोनिम्स सिनोनिम्स आ सकते हैं, है ना, करेक्ट यूसेज आ सकता है। ये सब तो खैर नॉर्मल जो आते हैं वो आते हैं, बहुत छोटा छोटा बात है। पेपर 2 की बात करें दोस्तों, पेपर 2 में हमने बोला था ना हम स्पेसिफिक लेबोरेटरी पूछेंगे, और पेपर 2 इन्होंने क्या बताया था कि पेपर 2 कितने नंबर का है, वो आपने देख लिया था अभी थोड़ी देर पहले। अब देखिए इसमें इनने बताया है कि 150 नंबर का पेपर 2, ठीक है, 150 नंबर का है। अब 150 में इनने 50 क्वेश्चंस 2 सेक्शन में बांट दिया इसको, पेपर 2 को। एक सेक्शन है जो कि जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, और एक रहेगा जिसमें आपको लिखना है भैया, राइटिंग करके दिखानी है, और ये 50 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो मल्टीपल क्वेश्चन वाले हैं उसमें 100 मार्क्स का है, 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप 100 मार्क्स के, और डिस्क्रिप्टिव में 5 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। क्या क्या आएगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेबोरेटरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएंगे, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस, पैकेजेस, ये सब आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और फिर ये स्किल टेस्ट वगैरह तो कुछ है नहीं इसमें मामला। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये नोट जो है ना इसमें कुछ नहीं, इन्होंने ये बोला है कि जो पेपर रहेगा वो भैया दो लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, और याद रखिए आप जो लैंग्वेज चुन लेंगे आपको पूरा पेपर उसी मीडियम में करना है, ये ध्यान रखना है, इसमें साफ लिख दिया है। तो अगर आप हिंदी चुनते हैं तो हिंदी में पूरा पेपर चला जाएगा, इंग्लिश में चुनेंगे तो इंग्लिश में चला जाएगा। ठीक है, उसमें ही रखना है आपको पूरा। द क्वेश्चन इन द रिटन टेस्ट, जो रिटन टेस्ट में जो क्वेश्चन रहेंगे विल बी ऑफ द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन और डिग्री डिप्लोमा, आपके डिग्री डिप्लोमा से जुड़े रहेंगे, तो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से रखेंगे। ठीक है, और अब देखिए द मिनिमम ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर पेपर 1। अब देखिए क्या है कि हमें ये तो पता है कि पेपर 1 और पेपर 2 से ही बनेगा मेरिट लिस्ट, तो इनके भी तो कुछ क्वालिफाइंग होना चाहिए, तो इनने रखे हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको पेपर 1 में क्वालिफाई होना है, देखिए पेपर 1 में जब क्वालिफाई होंगे ना तभी आपका पेपर 2 होगा, और पेपर 1 में आपको क्वालिफाई तभी माना जाएगा जब अगर आप जनरल कैटेगरी के हो भैया। बहुत ध्यान सुनना, 45% चाहिए जनरल कैटेगरी वाले को, 45% चाहिए किसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में अलग अलग। ठीक है, तो पेपर 1 the minimum overall qualifying marks for paper 1 and paper 2 shall be 45%, दोनों को मिला करके है ना, दोनों को मिला करके अलग अलग नहीं है। ठीक है, लेकिन पेपर 1 जब क्वालिफाई होगा तभी पेपर 2 क्वालिफाई होगा। ठीक है, और पूरी तरीके से क्वालिफाई करने के लिए 45% चाहिए जनरल कैटेगरी को, 40% मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे ओबीसी को, और 35% मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे SC ST PWD को। ठीक है, और बस इतना ही बात है और कुछ है नहीं इसमें। चलिए, अब इसमें साफ लिखा है आंसर स्क्रिप्ट ऑफ पेपर 2, ये जो है ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट ऑफ पेपर 2 ऑफ अ कैंडिडेट वुड बी इवैल्यूएटेड ओनली। पेपर 2 का आंसर तभी इवैल्यूएट किया जाएगा जब बंदे ने क्वालिफाई किया होगा पेपर 1। ठीक है, मतलब आपने दोनों पेपर दे दिए, ठीक है, लेकिन पेपर 2 आपका तभी चेक करेंगे जब पेपर 1 आपका क्वालिफाई हो चुका होगा। देयर शैल बी, और निगेटिव मार्किंग है, याद रखना है, 1/4 मार्क कटेंगे आपके। ठीक है, निगेटिव मार्किंग भी होगी। और मेरिट लिस्ट मैंने क्या कहा था, हु क्वालिफाई पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड स्किल टेस्ट, सिर्फ उन्हीं की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, जो ये सब कुछ क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन द मेरिट लिस्ट शैल ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 ओनली। समझ गए, पहली बात, मेरी बात ध्यान सुनना कि मेरिट लिस्ट सिर्फ उनकी बनेगी जो पेपर 1 पेपर 2 और स्किल टेस्ट सब सेपरेटली अलग अलग पार कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मेरिट लिस्ट में जो नाम होगा वो सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से ही जो नंबर आए होंगे उसके हिसाब से बनता है। स्किल टेस्ट तो क्वालिफाइंग है, और बनी बात है जब सब क्वालिफाई करोगे तभी तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा ना। आप स्किल टेस्ट फेल कर गए, मान लीजिए 30 नंबर नहीं ला पाया 50 में से, तो आपको थोड़ी ना फिर मेरिट लिस्ट में जगह मिलेगी। समझ गए दोस्तों, चलिए, ये एक बात होगी। और अब मान लीजिए भैया कि किसी बंचिंग और ब्रैकेटिंग का मतलब होता है कि 2 बंदों के एक जैसे नंबर आ जाना, तो फिर हम ये क्या करेंगे भाई, ये सबसे करेंगे पहले कि मार्क्स किसने लिए हैं भाई डिग्री डिप्लोमा या एग्जामिनेशन में, जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा आए होंगे, है ना, डिग्री डिप्लोमा में परसेंटेज, उसको प्रेफरेंस दे देंगे। जिसकी एज ज़्यादा, अगर मान लो तब भी अगर परसेंटेज भी सेम होगा तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको दे देंगे। ठीक है, फिर ऐसे करते करते और भी बहुत सारी चीज़ें हैं,
है ना। फिर 10th भी देखते हैं, 12th भी देखते हैं, तो भाई क्या होता है जैसे बंदे छांटने हैं हम, कि एक ही बंदे में बहुत सारे अगर आ गए, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताई थी बात, शुरू में ही समझा दी थी, समझ गए दोस्तों। अब भैया ये थी अभी तक टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। अब बात करेंगे हम कि अगर किसी को सीनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए भी देखो यहाँ पे ध्यान से स्कीम क्या है कि पेपर 1 होगा जो कि पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का है, 2 घंटे पेपर देना है आपको, है ना, 150 क्वेश्चन करने हैं 300 नंबर के। फिर पेपर 2 देना, और ये डिस्क्रिप्टिव है भैया, दिख रहा है, तो ये 3 घंटे का है, 200 नंबर का है, ठीक है, तो टोटल 500 नंबर हो गए आपके, समझ गए आप सभी के सभी। ये सिर्फ जिस पोस्ट के लिए जो बताऊं सिर्फ उसके लिए वही समझना, कंफ्यूज नहीं होना। सामने दिख रहा है ना, पेपर 1 पेपर 2, एक डिस्क्रिप्टिव हो गया, एक एमसीक्यू हो गया, एक के लिए 2 घंटे, एक के लिए 3 घंटे, एक 300 नंबर का, एक 200 नंबर का, दोनों मिला करके 500 नंबर का। और विजुअली इंपेयर्ड या जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, ये सबको पता है। अब पेपर 1 में एमसीक्यू है तो क्या क्या आएगा भैया, ये देखो इस तरह से बांट दिया, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिकल और टेस्ट ऑफ इंग्लिश या फिर हिंदी। जो ऊपर पढ़ा था ना वही सेम का सेम है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन इसके, 40 क्वेश्चन इसके, 40 क्वेश्चन इसके, 40 क्वेश्चन इसके, नंबर देख लो 80 80 80 और 60। यहाँ पर नीचे के 3 सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं भैया। तो रीजनिंग एबिलिटी, जिसकी रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक में कमांड है, वो बंदा यहाँ पे नंबर ले जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। फिर अब सेकंड इसमें बोला इन्होंने कि डिस्क्रिप्टिव वाला होगा, तो डिस्क्रिप्टिव ये दिख रहा है पेपर 2, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में क्या है इसके, बस 200 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होना, बात खत्म, ठीक है। अब इसका सिलेबस नीचे दिया हुआ, तो देखिए इनका मत देखिए, इनका तो जो ऊपर था वही था। अब यहाँ पर वैसे ही देख लीजिए कि जो सीनियर ये जो क्या नाम है इसका, सीनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इनके डिस्क्रिप्टिव में आखिर है क्या, ठीक है, पर मैं अपन सब बता रहा हूँ आपको। तो पेपर 1 का सिलेबस ये दिख रहा है आपको, जनरल अवेयरनेस वही सब कुछ लिखा हुआ जो ऊपर लिखा था, रीजनिंग में भी वही सब कुछ है, देख लो कुछ भी अलग नहीं है, और मैथ्स में भी वही सब कुछ है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश में भी वही सब कुछ है, कुछ अंतर नहीं है। पेपर 2 समझ लो अब आप यहाँ पे भैया, सीनियर असिस्टेंट वाले यहाँ पर बहुत ध्यान देंगे, इनके डिस्क्रिप्टिव में ये सब है, मतलब बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने कहा था ना, आप मेरा पॉलिटी का पूरा लेक्चर देख लेना, आपका ये काम बन जाएगा, समझ गए। 30 मार्क्स का कम नहीं होता दोस्तों, मेरे 39 लेक्चर हैं, ज्यादा लंबे समय के नहीं। आप एक बार क्या करना, इंटू 2 की स्पीड करना, आपको सब समझ में आ जाएगा, बस सुनते चले आना, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है ना, बस सुनते चले आना। तो ये 30 नंबर तो आप वहां से ले आओगे, आराम से ले आओगे। उसमें मैंने इतना बता दिया कि बहुत सारे लोग यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं साहब, आप ये इतना बड़ा एग्जाम भी नहीं है, समझ गए आप, ठीक है। तो ये एक चीज मैंने बताई 100। और याद रखना डिस्क्रिप्टिव में मतलब लिखना है रिटर्न, तो इसलिए वो वीडियो बहुत काम के आएंगे, ठीक है। और ये देखो 100 वर्ड्स में लिखना है, सभी में 100 वर्ड्स 100 वर्ड्स 100 वर्ड्स के लिखना है, और यहाँ 2 वर्ड 100 वर्ड्स का लिखना है। ये सब क्या आ रहा है दिख रहा है, 20 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर देखो 3 क्वेश्चन है, एक एक 10 नंबर का, इसलिए 30 मार्क्स का हो गया। 2 क्वेश्चन है, एक एक 10 नंबर का, इसलिए 20 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब ये 200 शब्दों में लिखना है आपको। तो अब ये देखिए यहाँ पर नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मांगा गया है, इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन का। यहाँ पर नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑफिस प्रोसीजर एंड रूल्स रेगुलेशंस, ये 3 क्वेश्चन रहेंगे, ऑफिस और प्रोसीजर के बारे में रहेंगे। तो 100 वर्ड में लिख देना भाई ऐसा ऐसा होता है ऑफिस का, ये वो दुनियादारी, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश के विद एक्सप्रेशन स्किल इन नोटिंग। अब इंग्लिश में आप नोटिंग कर सकते हैं, या तो आप हिंदी में नोटिंग या ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। नोटिंग और ड्राफ्टिंग आपको मालूम होगी, ठीक है। 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे, तो आप वो कर देना, ठीक है। अब से एक होता है सिचुएशन टेस्ट, मतलब सिचुएशन टेस्ट मतलब सिचुएशन दे देंगे और बोलेंगे ऐसी सिचुएशन है, अब इस पर निबंध लिखिए, तो आपको 200 पे निबंध लिखना। और एक होगा आपका कंप्यूटर और जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस के ऊपर 25 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो कर देना। और एक नॉर्मल निबंध रहेगा 500 वर्ड्स पे लिखना, 50 मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव 1 का सिलेबस वही जो पहले था, ठीक है। तो याद रखना भैया, यहाँ पर 200 नंबर का डिस्क्रिप्टिव सीनियर असिस्टेंट वाले, है ना। और ये नोट है जिसमें वही लिखा हुआ है पूरा, ठीक है, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ के बताया था ना आपको, वही 40-45% दोनों को मिला करके लाना है। और यहाँ पर तो देखिए आप देख ही रहे हो, बड़ा खतरनाक है, पेपर 1 और पेपर 2 से ही मेरिट बननी है, वही लिखा है ना। और पेपर 2 का उसी का चेक होगा जिसका पेपर 1 निकल चुका होगा, निगेटिव मार्किंग 1/4 ही रहेगी, ठीक है। और मेरिट लिस्ट जो है, मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ऑन ओनली फॉर द कैंडिडेट हु क्वालिफाई, उन्हीं के लिए मेरिट लिस्ट बनेगी जो अलग अलग इसको क्वालिफाई कर लेंगे, है ना। और जो मेरिट लिस्ट है शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड स्कोर्स, कंबाइंड स्कोर्स जो है वो दोनों पेपर के, उनके हिसाब से ये बनेगा। इन केस ऑफ बंचिंग ब्रैकेटिंग तो भाई वही नियम है कि उम्र किसकी बड़ी है, 12th या 10th में किसकी ज्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं सिर्फ असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो इसके लिए देख रहे हो आप 2 पेपर होंगे, एक पेपर है वही वो वाला 2 घंटे 300 नंबर, 150 क्वेश्चन हो गए, है ना। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में 2 घंटे और 150 नंबर के। ऊपर वाले सीनियर असिस्टेंट में 200 थे, असिस्टेंट में 150 कर दिया, वो वाला 500 का था टोटल, ये वाला 450 का हो गया, थोड़ा सा कम कर दिया, पोस्ट कम है तो ये कम हो गया, ठीक है। बाकी अब यहाँ पर देखो आपके लिए, तो पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव है तो जनरल अवेयरनेस ये सब करना है, वही सब कुछ सेम है, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है 150 नंबर का, उसके लिए आप समझ लो, ये देखो पूरे सिलेबस वही हुई है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश में एक टेस्ट देना है। पेपर 2 के लिए वही सारा कुछ है जो आप ऊपर पढ़ते थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरा, ऑफिस प्रोसीजर के लिए निबंध सबके, ये देखो कितने कितने शब्द में, ये डिस्क्रिप्टिव है, लिख के
दिखाना है भैया, इसलिए 100 वर्ड्स लिखेंगे, 100 शब्दों में लिखिए, 100 शब्दों में लिखिए। तो किस किस टॉपिक से आएगा तो वो देख लीजिए बस, कि कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन कैसे चलता है, हायर एजुकेशन में वो इंस्टीट्यूशन में उसके बारे में क्वेश्चन होंगे, है ना, ऑफिस के प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में होंगे, इंग्लिश या हिंदी किसी में भी नोटिंग या ड्राफ्टिंग के लिए बोल देंगे, बताइए नोटिंग या ड्राफ्टिंग कैसे बनेगा, या क्वेश्चन दे देंगे बताइए इसका नोट और ड्राफ्ट बनाइए, ठीक है, ये सब है ना। और ये नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, 25 मार्क्स का ये हो गया। चलिए भाई आगे चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वही सब की 45% अनरिजर्व्ड को लाना है, 40% ओबीसी को लाना है, 35% एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को लाना है, ठीक है। और इसमें ये बताया गया कि नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन पेपर 1 फॉर द ट्यून एक चौथाई है, और उसका पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव वाला उसी का चेक होगा जो पेपर 1 क्वालिफाई कर लेगा, ठीक है। और मेरिट लिस्ट जो है दोनों के ड्रॉन ओनली, उन्हीं के मेरिट लिस्ट तैयार होगी जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। और इनके कंबाइंड स्कोर पर ही मेरिट बनेगी, ये भी ध्यान रखना है। और वही एज वेज का क्राइटेरिया फालतू। फिर जूनियर असिस्टेंट की बात करें दोस्तों, सेम है। अब यहाँ देखिए, आपको याद है सीनियर असिस्टेंट में जो डिस्क्रिप्टिव था वो 200 नंबर का था, फिर असिस्टेंट में 150 नंबर का हो गया, और अब जूनियर असिस्टेंट में 100 नंबर का हो गया, समझ गए। बाकी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, तो अब ये 300 नंबर का पेपर बचा है ना, आप ये समझ गए होंगे। चलिए भैया अब देखिए, तो वही है, सब कुछ सेम है ना, परेशान होने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है। और पेपर 2 टेस्ट कंपोनेंट, अब यहाँ पर एक स्किल टेस्ट भी है, याद रखेंगे, ऑन स्पॉट टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया था ना असिस्टेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट है, तो उसी समय आपका टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा, और एक ही में करना है और कंप्यूटर पे करना है, बता चुका हूँ, बार बार मत बुलवाइए, ठीक है। अब एक बार समझ गए होंगे। और यहाँ पर पेपर 2 में वही जो डिस्क्रिप्टिव था वो था, ठीक है। तो इसमें 3 चीजें जुड़ गई, पेपर 1 जो कि ये कोर्स है आपको सबको पता हो गया, अब आप सब में, पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव अभी तक था सब में था, ठीक है, सीनियर असिस्टेंट में भी और असिस्टेंट में भी। अब जूनियर असिस्टेंट में सिर्फ एक स्किल टेस्ट होती है, यानी कि टाइपिंग होती है। तो या तो आप इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे या तो आप हिंदी में करेंगे। हिंदी में करेंगे तो 30 दिखानी है स्पीड, और इंग्लिश में करेंगे तो 35 दिखानी है, और ये सब कुछ कंप्यूटर पे करके दिखाना है, ठीक है। और याद रखिए, जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको कोई भी टाइपिंग नहीं करना है, उसके लिए स्किल टेस्ट नहीं होगा। तो अगर ये कोई हैंडीकैप बंदा अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए ये वाला पोर्शन हट जाएगा, और जो हैंडीकैप नहीं है उसके लिए ये वाला जुड़ जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई भैया। और सिलेबस आपको ये सब लिखा हुआ है, ऐसे सेकंड पेपर का देख लो, बाकी तो वही पूरा सेम है पेपर 1 के लिए, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं होना दोस्तों, ऐसे जो होता है ना, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है बड़ा सा पैराग्राफ देंगे, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे उनको लिखना पड़ेगा। लेटर राइटिंग आपको आनी चाहिए, लेटर राइटिंग थोड़ा देख लेना, ठीक है। और बाकी फिर वही सब लिख दिया इसमें कि क्या क्या होगा, 30% किसको लाना है, 40-45% सब वही है, ये बार बार कॉपी करके रखा हुआ है, ठीक है। एक बार पढ़ लिया, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, है ना, जो लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए कर रहा है भैया, तो अब वो ये देख ले भाई अगेन, तो उसके लिए रिटर्न एग्जाम हो रहा है, 3 घंटे का पेपर है और 300 नंबर का है, ठीक है। और 150 क्वेश्चन रहेंगे जनरल साइंस और अवेयरनेस के, ठीक है। और सिर्फ इतना ही है ना, जनरल साइंस और अवेयरनेस ही है, बस एक ही पेपर है, दूसरा पेपर ही नहीं है, ठीक है। तो बस ऑब्जेक्टिव टाइप आपको देना भी है लेबोरेटरी अटेंडेंट वालों को, 3 घंटे पेपर होगा, 300 नंबर का, और 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उनको। तो अब आपके इस ऑब्जेक्टिव टाइप में जनरल साइंस अवेयरनेस में क्या क्या इंक्लूड है वो देख लो, वही मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, और एक टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश का, आपको मालूम है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, ठीक है, ये दे देना। और ये पूरा कोर्स वही वही है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, वो एक ही पढ़ना होता है सबको, ठीक है। चलिए साहब, और ये वही सारी नोट है कि कौन को कितना क्या होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए भैया, ये लेबोरेटरी अटेंडेंट है, ठीक है। एक और मालूम है ना, एक केमिस्ट्री एक फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए, और एक लाइब्रेरी अटेंडेंट है, ये लाइब्रेरी अटेंडेंट है, ठीक है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भी वही एक पेपर होना है, उसके लिए बस ये हो जाएगा कि लाइब्रेरी एप्टीट्यूड जुड़ जाएगा उसके एक ही पेपर में, ठीक है। वही 300 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे का समय है, तो उसके लिए जनरल लाइब्रेरी एप्टीट्यूड जरूर पढ़ना है उसको, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो लाइब्रेरी एप्टीट्यूड में उसको ये वाला बस पोर्शन ध्यान देना है कि लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे, है ना, और लाइब्रेरी की साइंस, उसकी अवेयरनेस, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, और ये सब पढ़ लेना थोड़ा सा, बाकी सब कुछ वही वही पोतते रहते हैं, कुछ नया नहीं आता इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने देखा। चलिए, और अब आता है दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो अब तक मैंने आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन बता दी, स्कीम बता दी, कैसे क्या हुआ, एज बता दिया, पोस्ट बता दी, ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं, वो ध्यान सुने कि भाई कैसे क्या है सारी चीजें, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा एक एक करके पढ़ता जाऊंगा ताकि आपको ये चीज समझ में आती जाए, ये बहुत जरूरी दोस्तों, ताकि आप मुझसे क्वेश्चंस जो हैं आपके कम से कम हो जाए, ठीक है, आपको डाउट कम से कम रहे। द लिंक फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्टिव, आपको मालूम है ये हुई थी, लेकिन
और इस समय तक चलनी थी, लेकिन ये फिर चेंज हो गया, 15 अप्रैल अब इसकी लास्ट डेट हो चुकी है। आपको कहाँ जाना है, आप देखो मैंने बताया ना, वो जो मैंने आपको दिखाया वहां से जाकर रजिस्टर करना है, या तो आप इसमें से भी जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, भर सकते हो फॉर्म, लेकिन परेशान मत हो, वहीं से भर लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब बहुत ध्यान सुनिए भाई, अब आपको अपलोड भी तो करने पड़ेंगे। तो एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर फोटोग्राफ जो कि 20 केबी से कम नहीं हो और 100 केबी से ज्यादा नहीं हो, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, 10th का सर्टिफिकेट, पैन हो गया, है ना, कोई भी आइडेंटिफिकेशन आईडी होगी आपकी, या एनओसी, जो मालूम है ना, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, या जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कहीं पर काम कर रहा है और वो अप्लाई करने आ रहा है, तो उसको पहले एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा अपने बॉस से कि मैं ये पेपर देने जा रहा हूँ और मेरे बॉस को आपत्ति नहीं है, तो ये दिखाना पड़ता है ना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई है तो यूजी पीजी की, अब जितनी भी सर्टिफिकेट है आपको, एससी एसटी कुछ भी जितने सर्टिफिकेट मालूम है सब लगते हैं, आरक्षण के जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं सब लगते हैं, ओबीसी के उसके, तो अपने 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ, पैन, और कोई भी एक जैसे आधार वगैरह कुछ भी हो गया, वो आईडी होगी आपकी, एक्सपीरियंस, और यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन या पीजी जो भी किया आपने, इस जितने भी डॉक्यूमेंट करोगे वो सारे के सारे मिनिमम 100 केबी के होने चाहिए और मैक्सिमम 500 केबी से ऊपर नहीं होने चाहिए। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो ना दोस्तों, ये रहा मेल आईडी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ मेल करके भी पूछ लिया करो कुछ कुछ। ठीक है, बाकी आप मुझसे पूछ सकते हो, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। फीस जो होगी एक बार चली गई तो रिफंड नहीं होगी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर रिटर्न, अब आपको जब बुलाया जाएगा तो आपको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना, अपने खर्चे पे आपको जाना है, जहाँ पे भी वो बुलाएंगे। वेन्यू वो डिसाइड करेंगे, वेन्यू नहीं बताया है, पहले बता रहा हूँ, वेन्यू वो डिसाइड करेंगे, और ये आपको सब कुछ एडमिट कार्ड के थ्रू बताएंगे। इसलिए भैया देखो, एडमिट कार्ड यानी कि मतलब समझ रहे हो, मेल आईडी अपनी बिल्कुल सही डालना, जो एक्टिव हो, चलती हो और रेगुलर आप चेक करते हो। ठीक है, और मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल से ही एसएमएस करके बताएंगे या तो मेल कर देंगे, ये साफ बोला इन्होंने। ठीक है, तो ये मत डाउट रखिए सर कहाँ होने वाला है, कब होने वाला है, जो भी होगा जैसा होगा ये खुद बताएंगे आपको। चलिए साहब, ठीक है, और एप्लीकेंट्स शुड पोजेस द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन द, ये तो बताया कि भाई आप पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए एडवर्टीजमेंट को और उसके बाद अप्लाई करिए, तो जगह जगह उन्होंने बोला हुआ है ना, और ये भी ठीक है, और ये भी हटा देते हैं। अब बात आती है भैया, वो मैंने सर्टिफिकेट की बात कही थी भाई, जो लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं तो उनको पता है कि एक कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा उनका जो क्या इनको सर्टिफिकेट लगता है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगता है ना, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ना, तो कमाई दिखानी पड़ेगी ना कि भाई मैं आता हूँ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, इसमें सब लिखा रहता है कि 8 लाख रुपए से कम की आय है, 1000 स्क्वायर फीट में कोई भी बंगला नहीं है, 100 स्क्वायर फीट का कोई भी म्यूनिसिपैलिटी में घर नहीं है, कुछ नहीं है, प्लॉट नहीं है, ये सब एक सर्टिफिकेट बनता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना बनाती है, वो सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट में लेके आना है। अब देख लीजिए ध्यान से, द वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड, कब का इशू माना जाएगा, आफ्टर 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए, मतलब इस डेट का, मतलब समझ जाओ रिन्यू भी हो गया है या इस डेट का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, समझ गए, इसके पहले का है ना तो आप नहीं भर सकते, मैं बार बार बोल रहा हूं, 1 अप्रैल, देखो क्या बोला है, वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2021। अब वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट विल बी द वन, उसे माना जाएगा विच हैज बीन इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी के द्वारा इशूड किया हो एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द, और जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, समझ गए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फॉर्मेट जारी किया जाता है उसमें आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी इस डेट के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2021 के। ठीक है, और है ना, और कब तक चल जाएगा ये, जब ये हमारा लास्ट डेट है यानी 15 अप्रैल 2022। ठीक है, इसके बाद का भी नहीं होना चाहिए, इन्हीं के बीच में होना चाहिए भाई। ठीक है, यानी ये 2 डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए भैया, और अब ध्यान सुनिए, मान लीजिए कैंडिडेट हु फेल टू प्रोड्यूस, मान लो कोई अगर ऐसा बंदा ईडब्ल्यूएस वाला हो जो अपना सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का नहीं ला पाए, तो क्या हम उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे, नहीं, ऐसे बंदों क्या करेंगे, विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रिजर्वेशन, मतलब बस उनको रिजर्वेशन के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन दे विल हाउ एवर बी कंसिडर्ड फॉर यूआर कैटेगरी, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं दे पाए सर्टिफिकेट तो आपको भगा देंगे, आपको पेपर देने मिलेगा, लेकिन तब आप जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट हो गए, आपका कट ऑफ भी जनरल कैटेगरी की तरह ही ट्रीट होगा, समझ गए आप, है ना, तो उस तरह से बात हो जाएगी, मतलब आपको ऐसा नहीं कि भगा देंगे अगर आप दे नहीं पाए, तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे इस वैकेंसी की, जो ये बहुत अच्छी चीज लिखी है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव अ वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑन और बिफोर द, तो भैया मालूम है ना, ऑन और बिफोर लास्ट डेट के या तो दिन होना चाहिए या तो उसके पहले। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट अगर मिलता है तो कोई मतलब नहीं है, उसके बाद की डेट का अगर मिलता है तो। ठीक है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैज टू प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ द, वही डिस्चार्ज का उन्हें, और सर्टिफिकेट और पेंशन पेमेंट ऑर्डर या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रैंक लास्ट, या जो भी उनकी लास्ट में रैंक थी उसका प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, तभी मान्य होगा उनका, कोई भी गलत जानकारी नहीं भरेंगे। अपर एज लिमिट जो है वो आपकी 11 नहीं, अब ये 15 हो गई है, 15 अप्रैल तक देखी जाएगी, 15 अप्रैल तक 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए भैया, बता दिया मैंने, कहाँ 27 की एज है, कहाँ 30 की एज है, वो आपने सबने देख लिया है।
ठीक है। और भाई जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है भाई उनको मालूम है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगता है आपका, ठीक है। और वो भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट होता है उसमें होना चाहिए, ठीक है। और ये याद रखिए कहाँ चला गया, बस ठीक है, इसमें तो और कुछ बताया नहीं है। ठीक ठीक ठीक, और कुछ बात नहीं। एज रिलैक्सेशन की बात करें दोस्तों, एज रिलैक्सेशन सीधे यहाँ देख लो। SC ST को 5 साल की छूट हर जगह मिलती है। OBC ये दिखा रहा है ना, NCL नॉन क्रीमी 3 साल की मिलती है। जो हैंडीकैप होते हैं उन्हें 10 साल की मिलती है। जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उन्हें 5 साल की मिल जाती है। और जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं या काम कर रहे हैं अभी गवर्नमेंट में, तो उनको 5 साल की छूट मिल जाती है, ठीक है। और बस हो गया, इसमें और कुछ खास नहीं है। अच्छा, अब ये यहाँ पर एक बात लिखी, SC ST OBC और ये जितने भी थे, ये आरक्षण वाले जितने भी थे, ठीक है, ये वाले, तो कैंडिडेट हु ऑप्ट टू अप्लाई फॉर अनरिजर्व्ड वैकेंसीज, अगर ऐसे बंदे जिन्होंने जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया है ना, जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया है, विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन। देखो मैंने कहा था ना, फिर आपको एज में छूट नहीं मिलेगी, है ना, कट ऑफ में आपके छूट नहीं मिलेगी, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा था आपसे। और सर्टिफिकेट, अब देखो यहाँ पर ये बोला है वैलिड, अब देखो OBC का जो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होता है भैया, है ना, 1 अप्रैल से ही, है ना, और 31 मार्च इसके बीच में होना चाहिए। देख लीजिए डेट, देख लीजिए साफ साफ, आपका जो NCL का OBC का सर्टिफिकेट है वो इस डेट के बीच में होना चाहिए ना, इसके पहले हो तो भी बेकार है, इसके बाद में मिला तो भी बेकार है, ठीक है। यहाँ पर NCL OBC की बात की जा रही है, ठीक है। और मान लो 31 मार्च 2022 नहीं भी है तो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन साफ लिख दिया, मतलब ये कि 15 अप्रैल समझ जाओ आप, ठीक है। तो आसान भाषा में कह दूं तो 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में अगर आपको मिला है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, आप वो कर सकते हो, ठीक। और बाकी आपको मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट पर ही आपका ये भी बनेगा, ये याद रखेंगे, है ना, इस चीज़ को। और पर्सन विद डिसेबिलिटी को भैया 40% मिनिमम है ये दिखाना पड़ेगा, तो उनके लिए भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, उसी पर उसका भी मान्य होगा, ठीक है। और अगर कोई बंदा पहले से काम वाम कर रहा है तो उसे नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ठीक। और भाई ये बोला गया कि इस वेबसाइट को लगातार आप घूमते रहें, कोई भी जानकारी नहीं आती है तो, है ना। और एप्लीकेशन प्रोसेस ये रही भैया, एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है जा कर के, है ना। और कुछ खास नहीं है इसमें भरने के लिए, तो खैर आप भर ही लोगे, ठीक है। कैंडिडेट इज अलाउड, अब यहाँ पे एक पॉइंट मैंने मार्क किया हुआ है, देखो मैंने कहा था ईमेल SMS ये सब कुछ सही रखना, ठीक है, क्योंकि इसी में ये आपको सब कुछ बताने वाले हैं, सब कुछ, है ना। कैंडिडेट इज अलाउड टू सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखिए, आप एक से ज़्यादा पोस्ट भर सकते हैं लेकिन अलग अलग, ठीक है। एक एप्लीकेशन पर एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, अगर दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो दूसरा एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है। और ये भी मत करना है एक पोस्ट के लिए दो दो एप्लीकेशन मत कर देना, वरना कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जैसे मान लो सीनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है, बस एक एप्लीकेशन भरो, सीनियर असिस्टेंट, बात खत्म। अब मान लो आपको लगता है मैं जूनियर असिस्टेंट के लिए भी कर लूँ, मैं 10th लेवल पे भी तो कर सकता हूँ, अगर मैं ग्रेजुएशन पे हूँ तो मेरा 10th पे भी तो है, और अभी मेरी उम्र 30 से ऊपर हुई नहीं है, तो मैं काम करता हूँ, मैं असिस्टेंट के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए और 10th के लिए भी अप्लाई कर लेता हूँ अलग अलग, तो सबके लिए कर सकते हो, लेकिन सबके लिए एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग भरेगा, एक के लिए मल्टीपल मत भरना। बस यही पे यहाँ पे लिखा किया, कैंडिडेट इज अलाउड टू सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 1 पोस्ट, एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन चलेगा, फॉर विच ही और सी ही एलिजिबल, जिसके लिए विद ऑनलाइन पेमेंट एज ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फी। इफ अ कैंडिडेट सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 1 पोस्ट, एक के लिए अगर एक से ज्यादा भरोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर अलग अलग भरना है, बहुत सारे पोस्ट भरने हैं, तो एक एप्लीकेशन एक पोस्ट, दूसरा एप्लीकेशन दूसरा पोस्ट, समझ गए, ऐसे करना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। फीस आपने देखी लिया भैया कि अनरिजर्व OBC EWS के लिए फीस इतनी है, SC ST के लिए इतनी है, और PWBD और इनके लिए जो है इनके लिए फीस रखी नहीं गई है, कुछ भी फीस इनको नहीं देनी है, ठीक है। और ये है भैया कि जनरेशन ऑफ कंफर्मेशन, अब देखिए फीस क्या होता है, कई बार आपकी फीस कट जाती है लेकिन सबमिट नहीं होती, तो इसमें ये नहीं माना जाएगा। पेमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय अपडेटेड फी एंड जनरेशन, कब होगा, जब जनरेट हो जाएगी कंफर्मेशन पेज एज अ प्रूफ ऑफ सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ये मैसेज आना चाहिए, है ना। जैसे ये आएगा सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, समझ जाइए कि आपकी फीस सबमिट हो गई, आपका सब कुछ सबमिट हो गया, ठीक है। ये लिखा है ना, जनरेशन ऑफ कंफर्मेशन पेज कंफर्म्स द फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, कंफर्मेशन पेज आ जाए जो यहाँ ऊपर लिखा है, समझ जाओ कि आपका सबमिट हो चुका है ना, नहीं आया तो नहीं हुआ है, ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो ये था पूरा मामला जो मैंने आपको बताया, कैसा लगा वीडियो आप मुझे बता सकते हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना। ठीक है दोस्तों, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप और भी वीडियोस देख सकते हैं डिस्कशन विद मनोज में जा करके, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। कोई भी डाउट हो दोस्तों, आपने देखा है मैं सारे डाउट के आंसर देता हूँ, मैं अभी भी दूंगा, आप बेफिक्र होकर के कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। जहां तक मुझे पता होगा मैं सब बताऊंगा, जहां मुझे पता नहीं होगा तो मैं आपको मना कर दूंगा, ठीक है। या कहूंगा कि कांटेक्ट कर लो या फिर मुझे थोड़ा सा टाइम दो तो बाकी मैं पता कर सकूँ, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी डाउट नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछेगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
खुश रहिए, आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए, संपूर्ण टीकाकरण जरूर करवाइए। चलिए, और याद रखिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे आप, है ना। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब और ये जो बेल आइकन होता है, ये दोनों के दोनों व्यूअर्स के लिए होता है कि भाई अगर कोई यूट्यूब का चैनल आपको पसंद है और आप चाहते हो उसके वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, पता चल जाए। क्योंकि क्या होता है कि मैं बनाऊं वीडियो 4 दिन पहले और आपको मिले 4 दिन बाद, तो डेट निकल जाएगी। अब सोचो जिन्होंने 11 अप्रैल सोच के बैठे होंगे इसके लिए, तो उनके लिए तो गई ना, लंका डूब गई। अब जिन्होंने सब्सक्राइब और बेल आइकन दोनों दबाया होगा, उनको फायदा हो गया भाई, उनको दिख गया होगा सर ने यार अपडेट डाल दिया है, 15 अप्रैल डेट बढ़ गई है, ये देखो ये फायदा होता है, समझ गए। अब आप कहाँ तक जाओगे, समझ गए ना। तो इस तरह से काम होता है दोस्तों, जिनसे फॉर्म छूट गया छूट गया। अब ये देखिए ये आपका काम है उन बेचारों तक पहुंचा दिए, जैसा मेरा अभियान है कि भाई सबके सब बेरोजगारी हम खत्म करें, तो आप भी इसमें मदद करिए, ये वीडियोस उन तक पहुंचाइए। ये मत सोचिए कि मैं 10 लोग को बस चल जाएगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। मैंने आपको पहले ही शुरू में बता दिया, एक मतलब एक सीट है आपकी, उसमें कितना भी कंपटीशन है उसको फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी तैयारी पूरी रखो ना, दूसरे से मतलब ही क्या है, ठीक है। आप एलिजिबल हो गए, काबिल हो गए तो आप हो जाओगे, वो होगा तो वो हो जाएगा, तो इसलिए डरना नहीं चाहिए, ठीक है। बस मदद करिए, आगे बढ़िए, मदद आप करेंगे तब आपकी कोई मदद करेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।